नमस्कार मित्रों, आरएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला एक विषय होता है और वो विषय होता है करंट अफेयर्स। जी हाँ, समसामयिकी घटनाक्रम। मित्रों, एक ऐसा विषय है जो बहुत बड़ा विषय है, जिसको तैयार करने में विद्यार्थी सबसे ज्यादा असहज महसूस करते हैं, परंतु उसको तैयार करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतम नंबरों का विषय है। अगर मैं बात करूं पिछले एग्जाम्स की, तो आरएस का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें लगभग 20 से 22 से 23 प्रश्न तक करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो इतने अधिक प्रश्नों वाला जो पार्ट है ये अपने आप में महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है। अब करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों के सामने क्या रहती है? आरएस प्रारंभिक परीक्षा की अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो वो करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करता है? या तो उसको प्रतिदिन का करंट अफेयर्स तैयार करना पड़ता है, या फिर उसको सप्ताह का करंट अफेयर्स तैयार करना पड़ता है, या फिर उसको मासिक करंट अफेयर्स तैयार करना पड़ता है। करंट अफेयर्स के भी अनेक पहलू हैं, बहुत सारे पहलुओं में डिवाइड है। किस पहलू को किस किस महीने का हम लोग तैयार करें, तो कुल मिलाकर बड़ा विचलित कर देने वाला ये टॉपिक होता है। मित्रों, मैं केसी शर्मा आप लोगों के साथ आज इस करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं। करंट अफेयर्स की नई सीरीज मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि करंट अफेयर्स आज तक आपने प्रतिदिन का करंट अफेयर्स पढ़ा है, आपने साप्ताहिक और मासिक करंट अफेयर्स पढ़ा है, जबकि मैं इस करंट अफेयर्स को आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मित्रों, इस करंट अफेयर्स को मैंने लगभग 10 से 12 से 15 भागों में डिवाइड किया है और मैं आपके सामने वादा करता हूं कि 10 से 12 से 15 पार्ट्स को यदि हम लोग बहुत बेहतर तरीके से और गहराई तरीके से मेरे साथ आप लोग जुड़कर अगर पढ़ते हैं तो यकीन मानिएगा हम लोग आसानी से 20 प्लस करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं उनका सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। मित्रों, मैंने जो इस करंट अफेयर्स को डिवाइड किया है उस डिवाइड में हमने आज सबसे पहला पॉइंट उठाया है जिसमें से प्रश्न अवश्य रूप से पूछे जाते हैं। पिछली प्रारंभिक परीक्षाओं को आप उठाकर देख लीजिए, या फिर अदर आप जो भी स्टेट की एग्जामिनेशन को उठाकर देख लीजिए। हमारा जो आज का टॉपिक हमने लिया है वो टॉपिक लिया है सूचकांक। जी हाँ, सूचकांक विशेषांक। अब प्रॉब्लम क्या होती थी कि कोई सूचकांक तो जारी हो गया हमारा जनवरी में, कोई सूचकांक जारी हो गया मई में, कोई सूचकांक जारी हो रहा है सितंबर में और दिसंबर में। हम लोग इन सूचकांकों को अलग अलग जगह पढ़ने की वजह से मतलब बड़े कंफ्यूज और डिस्टर्ब हो जाते थे। मैंने आप लोगों के लिए प्रयास किया कि संपूर्ण सूचकांक 2024 के जितना भी सूचकांक जारी हुआ है जनवरी 2024 से लेकर और आपके आज नवंबर 2024 के एंड तक जितने भी जो सूचकांक जारी हुए हैं उन सारे सूचकांकों को मैंने आज की इस क्लास में समाहित करने का प्रयास किया है। आइए हम शुरू करते हैं सूचकांक। मित्रों, सूचकांक को पढ़ें तो सबसे पहले तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि साहब सूचकांक आखिर होता क्या है। देखिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा, बड़ा गंभीर आपका ये टॉपिक है। सूचकांक की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सूचकांक का मतलब क्या होता है। देखिए, किसी भी एक कोई तथ्य हो, कोई एक इकाई हो या कोई एक स्थिति हो, किसी तथ्य इकाई या किसी स्थिति में किसी एक देश विशेष का जो स्थान बनता है उस स्थान को हम लोग सूचकांक के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। मतलब किसी एक स्थिति का मतलब हो गया, जैसे बौद्धिक संपदा में हमारे भारत की क्या स्थान मिला, क्या रैंकिंग मिली, क्या स्थिति रही, इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे सूचकांक के माध्यम से। ठीक है मित्रों, अगर मैं बात करूं आगे कि सूचकांक का निर्धारण आखिर कैसे होता है। हम लोग किसी देश को कोई सा सूचकांक दे रहे हैं, कोई अंक दे रहे हैं, तो वो किस आधार पर देते हैं? तो मित्रों, उस देश की जो सूचकांक है वो हम देते हैं उस देश की उपलब्धि के आधार पर। क्या उसने अचीवमेंट किया है, क्या उपलब्धि हासिल की है, इस उपलब्धि के आधार पर हम उनको सूचकांक देते हैं। मित्रों, सूचकांक की बात करूं तो ये जो सूचकांक का आधार होता है वो हम लोग 0 से लेकर, जी हाँ 0 से लेकर और 100 अंक तक हम किसी को मतलब अंक देते हैं, अंकन करते हैं और उस आधार पर उसका सूचकांक निर्धारित किया जाता है विभिन्न देशों की श्रेणी में। अब देखिए, किसी भी मतलब देश को अगर 0 अंक मिल रहा है मतलब उसकी स्थिति उसमें
खराब है थोड़ी सी। और अगर उसको 0 से गुणांक में, वृद्धि गुणांक में अगर उसको अंक मिल रहे हैं 100 तक, तो मतलब उसकी स्थितियां गुणोत्तर रूप में ठीक है। परंतु ध्यान रखना, कभी कभी कुछ सूचकांक ऐसे हैं जिनमें 0 अंक मिलना या कम अंक मिलना उस देश की अच्छी स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। 0 से लेकर और 100 तक हम लोग अंक देते हैं और उस अंक के आधार पर उस देश का सूचकांक तैयार किया जाता है। मित्रों, सूचकांक का विषय वैसे तो बहुत बड़ा है। आज हम लोग कुछ सूचकांक की बात करते हैं इस क्लास में। सूचकांकों में ऐसे सूचकांक को लेंगे जिनमें से आवश्यक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उनमें एक सबसे पहला सूचकांक हम लोग उठाते हैं आज, मानव विकास सूचकांक। जी हां, मानव विकास सूचकांक बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, मानव विकास सूचकांक, देखो सूचकांकों में वैसे तो पढ़ने के लिए आप इनमें 1 पेज 2 पेज एक एक सूचकांक का लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, पर हमें वेद व्यास नहीं बनना है, हमें उस एग्जाम को पास करना है। काफी बार विद्यार्थी क्या करता है, वो सब चीजें पढ़ लेता है जिनका उसके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है। तो मित्रों, पढ़िए वो जो सारगर्भित हो, पढ़िए वो जो आपके एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो। मित्रों, एग्जाम में जो सूचकांक से पूछा जाता है, वो एक तो प्रश्न पूछा जाता है इसका जारीकर्ता कौन है। मैं इन्हीं चीजों पर बात करूंगा पूरे सूचकांकों में। एक तो इसका जारीकर्ता कौन है, और एक जो इस वर्ष अपन 2024 की बात करेंगे तो 2024 में किस देश को प्रथम रैंक मिली, द्वितीय रैंक मिली, और भारत की स्थिति क्या रही उसमें। ठीक है, ये 2 से 3 चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, इन्हीं को हम लोग देखते हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले बात करूं मैं मानव विकास सूचकांक की। ध्यान एक बात और समझिएगा, आप लोग गूगल देखते हैं तो इनके जो आंकड़े हैं वो अलग अलग दे रखे हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पर, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग आंकड़े दे देते हैं। हम लोग बिल्कुल ऑथेंटिक 100% पुख्ता आंकड़ों को आप लोगों के सामने रख रहा हूं मैं, तो इन आंकड़ों को आप लोग अंतिम आंकड़े मान सकते हैं 2024 के। मित्रों, बात करूं मानव विकास सूचकांक की, तो इसको जो जारी करता है वो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। जी हां, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये संयुक्त राष्ट्र विकास जो कार्यक्रम है, ये जारी करता है मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष। मित्रों, अगर मैं बात करूं इस वर्ष की, तो इस वर्ष जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें जो प्रथम रैंक मिला है, जी हां, प्रथम रैंक जिसको मिला है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को प्रथम रैंक पर रखा गया है मानव विकास सूचकांक में। सेकंड रैंक पर नॉर्वे रखा गया और थर्ड रैंक पर आइसलैंड रखा गया है। अब इसको याद करते चलिएगा आप लोग कि आपका जो मानव विकास सूचकांक है, इसमें प्रथम रैंक पर जो रखा गया है वो स्विट्जरलैंड को रखा गया, और ये लगातार 7वीं बार ये स्विट्जरलैंड पहले रैंक पर आया है मानव विकास सूचकांक में। ठीक है, और द्वितीय रैंक पर नॉर्वे आया है। अब इसमें भारत की अगर स्थिति पूछी जाती है, तो जो भारत का स्थान है, वो भारत का स्थान इसमें 34वां रहा है। मतलब 2024 में जो भारत की रैंकिंग रही है वो रही है 34वीं। ध्यान रखना, टोटल 193 देशों को इसमें शामिल किया गया था। मतलब ये जो सूचकांक रखा गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, इसमें टोटल 193 देशों को शामिल किया था, और उनमें से भारत का जो स्थान है वो 134वां है। एक बात और ध्यान रखना, 2023 में जो भारत की रैंकिंग रही थी वो रही थी 131वीं, 131वीं रैंक 2023 में थी, और 2024 में रैंक कौन सी बताई मैंने आपको, 134वीं रैंक। टोटल देश कितने बताए मैंने आपको, 193 देशों को टोटल शामिल किया गया है मानव विकास सूचकांक में। अब एक चीज और देख लेते हैं हम लोग कि मानव विकास सूचकांक में आखिर किन तथ्यों को शामिल किया जाता है। जब ये यूएनडीपी रिपोर्ट तैयार करती है तो किन किन चीजों को आधार मानते हुए ये देश को नंबर देती है या रैंकिंग देती है। तो मित्रों, समझना बात को, यहां पर जब मानव विकास सूचकांक तैयार किए जाते हैं तो जो चीजों को शामिल किया जाता है उनमें पहले चीज तो है शिक्षा, कि किसी देश का शिक्षा का स्तर क्या है, वहां का शिक्षा का ढांचा क्या है। ठीक है, इसके बाद में वहां का स्वास्थ्य, वहां का जो हेल्थ सिस्टम है वो कैसा है उस देश का, इस आधार पर उनको नंबर दिए जाते हैं। और तीसरा, वहां की व्यक्तिगत आय, वहां के जो लोग हैं उनकी व्यक्तिगत आय क्या है। इन तीनों चीजों को, मुख्य रूप से इन 3 चीजों को आधार बनाकर और क्या किया जाता है, मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। तो हमने पढ़ा मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति वर्तमान 2024 में कितनी बताई, 134वीं, 2023 में कितने बताई, 131वीं। टोटल देश शामिल कितने हैं आपके, 193। पहला स्थान पर कौन है आपका, स्विट्जरलैंड। दूसरे स्थान पर कौन है, नॉर्वे। आगे बढ़ते हैं मित्रों हम लोग दूसरे सूचकांक की ओर। दूसरा जो महत्वपूर्ण सूचकांक आपका आता है मित्रों, वो मैंने दूसरा स्थान रखा है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को। जी हां,
अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। पहले तो ये बताता हूं मैं कि ये आखिर होता क्या है बौद्धिक संपदा। तो इसमें शामिल किसको किया जाता है? बौद्धिक संपदा से मतलब है बुद्धि से उत्पन्न संपदाएं। किसी देश में वहां निवास करने वाले जो जन सामान्य है, वहां निवास करने वाले जो नागरिक हैं, उनके बौद्धिक संपदा, उनके बुद्धि से जो उत्पन्न संपदाएं हैं, जिसमें ज्ञान आ गया, कौशल आ गया, विवेक आ गया, विभिन्न प्रकार के आविष्कार आ गए, विभिन्न प्रकार की रचनाएं आ गई, इन सबको शामिल किया जाता है बौद्धिक उपलब्धि में। ठीक है, तो किसी देश की मतलब बौद्धिक जो संपदा है उसके आधार पर यह सूचकांक तैयार किया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। पहली बात आती है कि साहब ये सूचकांक जारी कौन करता है? तो मित्रों, इस सूचकांक को जारी करने का जो कार्य है वो करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कौन करता है इस सूचकांक को जारी? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक, बौद्धिक संपदा सूचकांक को जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इस वर्ष जारी रैंकिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण, इस वर्ष जो जारी रैंकिंग है इसमें पहला स्थान मिला है यूएसए को और सेकंड है यूनाइटेड किंगडम को। ठीक है, दो ध्यान रखना, ज्यादा दो ही आप लोगों को ध्यान में रखने और एक भारत की स्थिति आपको ध्यान में रखनी है। तो ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो सूचकांक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहला स्थान पर यूएस है और दूसरा यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसमें भारत की जो रैंकिंग रही है वो रही है 42। जी हाँ, 42 रैंकिंग रही है। टोटल 55 देशों को शामिल किया गया था इस सूचकांक में। टोटल 55 देशों को एक श्रेणी बनाई गई और उस श्रेणी में भारत का जो स्थान रहा वो रहा था 42वां स्थान भारत को मिला, जो कि भारत की थोड़ी सी मतलब कमजोर और लचर स्थिति को प्रदर्शित करता है कि हमारे यहाँ पर जो मतलब बौद्धिक संपदाएं हैं उनका विकास, उनका डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाया, उनका विकास इतना नहीं हो पाया जिससे हम लोग अन्य देशों को आकर्षित कर सके। मित्रों, एक बात और ध्यान से समझना, एक बार प्रश्न जैसे मेंस में आ जाए प्रश्न कि बौद्धिक संपदा सूचकांक का महत्व क्या है, क्या प्रभाव पड़ता है बौद्धिक संपदा सूचकांक अगर किसी देश का ठीक हो तो ध्यान से समझिएगा, अगर किसी देश की बौद्धिक संपदा सूचकांक ठीक होगा तो वहां उस संपदा सूचकांक को देखकर अन्य देशों के लोग एक तो वहां पर निवेश करने की ओर आकर्षित होते हैं। निवेश उस देश में बढ़ता है यदि उसकी रैंकिंग बढ़ती है किसमें? बौद्धिक संपदा सूचकांक में। ध्यान से सुनना कि निवेश, एक तो इससे लाभ क्या है, लाभ क्या है? एक तो निवेश के वहां पर, जैसे अभी हमारे राजस्थान की बात करूं तो माननीय जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी है भजनलाल जी, वो सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं निवेश पर कि राजस्थान में अन्य देश की जो कंपनियां हैं उनको कैसे हम लोग आकर्षित करें और भारत में राजस्थान में अधिक से अधिक निवेश कैसे करवाएं। कारण क्या है निवेश करवाने का? कि निवेश जब यहाँ पर होगा, कंपनियां यहाँ पर डेवलप होगी, कंपनियां यहाँ पर अपने उद्योग अगर स्थापित करेगी तो उससे रोजगार सृजन होगा और भारत में सबसे बड़ी जो समस्या बेरोजगारी, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा पाएंगे। तो मित्रों, एक तो निवेश यहां पर बढ़ता है, ध्यान रखना। निवेश के बाद में अगर मैं बात करूं आपकी बौद्धिक संपदा से, तो उस देश की जो स्थिति है, उस देश का जो एक सकारात्मक रवैया है वो और देशों की नजरों में अच्छा एक गुडविल बनती है उस देश की, है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो ध्यान होता है वो निवेश पर आता है। मित्रों, मैंने बताया कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो सूचकांक है, इस बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की जो स्थिति रही है वो 42 रही है, जो काफी निराशाजनक है। अगले सूचकांक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा सूचकांक जो मैं आपको साथ में आज शेयर कर रहा हूं, अगला एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है। इस सूचकांक की बात करूं तो नाम है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। सबसे पहली बात करते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया जो शासन होता है वो लोकतंत्र या लोकतंत्रात्मक शासन कहलाता है। मतलब जहां पर जनता का प्रत्यक्ष शासन हो, अप्रत्यक्ष शासन हो, जहां पर मतलब किसी भी कार्य में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो, जहां पर जनता के किसी भी कार्य के प्रति कोई व्यक्ति उत्तरदायी हो, वो शासन क्या कहलाएगा? लोकतंत्र कहलाएगा। तो मित्रों, लोकतंत्र सूचकांक का जो सीधा सा तात्पर्य है वो ये है कि किसी देश में, जो कोई भी देश है, वो देश क्या लोकतंत्रात्मक तरीके से बेहतर चल पा रहा है? क्या वहां पर चुनाव बहुत पारदर्शी तरीके से करवाए जा रहे हैं? क्या वहां के लोगों को जो समानता के अधिकार हैं वो समान रूप से सबको मिल रहे हैं? क्या वहां के लोगों को समान रूप से स्वतंत्रता के अधिकार मिल रहे हैं? इन सब चीजों को आधार बनाया जाता है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में। जी हाँ, इसको जो जारी करता है मित्रों, वो करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। जी हाँ,
हाँ, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक तैयार किया जाता है और इस वर्ष 2024 में जो जारी रैंकिंग हुई है उसमें पहला स्थान इसमें मिलता है नॉर्वे को। मतलब ये कह सकते हैं कि नॉर्वे ऐसा देश है जहां पर लोकतंत्र पूरी तरीके से सफल है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वहां पर लोकतंत्रात्मक जो संरचना है वो बेहतर तरीके से काम कर रही है। लोग वहां पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था से सबसे ज्यादा खुश है। वो देश कौन सा है? नॉर्वे। सेकंड नंबर आता है न्यूजीलैंड का। जी हाँ, नॉर्वे और न्यूजीलैंड। और भारत में इसका जो स्थान माना गया है, भारत में जो रैंकिंग दी गई है इसमें, वो दी गई है 41वीं रैंकिंग। जी हाँ, 41। भारत की रैंकिंग क्या रही है इसमें? 41वीं रैंकिंग रही है। पहले पर कौन सा रहा है आपका? नॉर्वे, और दूसरे पर रहा है न्यूजीलैंड। पहले पर नॉर्वे, दूसरे पर न्यूजीलैंड। और भारत के स्थान कौन सा रहा? 41वां, 41। अच्छा, पिछले साल 2023 में इसकी जो भारत की रैंक मिली थी वो मिली थी 46। मतलब हुआ कि भारत ने कहीं ना कहीं इसमें सुधार किया है। मतलब भारत में लोकतंत्रात्मक जो ढांचा है वो पिछले साल की तुलना में और ज्यादा अच्छा हुआ है। किसकी नजर में? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की नजर में भारत में लोकतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो और सुदृढ़ हुई है। इसी कारण से अब की बार हमें जो रैंकिंग मिली है वो मिली है 41वीं रैंकिंग मिली है। ठीक है, अगले यूनिट की मैं बात करता हूं, अगले पार्ट की मैं बात करता हूं। लोकतंत्र सूचकांक के बाद में एक और बेहतर आपका सूचकांक मैं लेता हूं, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक। जी हां, पहली बात आती है लैंगिक समानता का मतलब क्या होता है। लैंगिक समानता का मतलब है कि लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो नौकरी में कार्य करने के घंटे हो। मतलब एक देश में अगर लिंग दो, मतलब अपना स्त्री और पुरुष, तो इनमें किसी भी प्रकार से हम अंतर नहीं कर सकते, चाहे वो सैलरी के आधार पर हो या वर्किंग आवर्स के आधार पर हो या और किसी प्रकार का फिर अधिकार हो। तो लैंगिक समानता किस देश में कैसी है, इस आधार पर एक सूचकांक तैयार किया जाता है, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक। मित्रों, इन लैंगिक समानता की अगर मैं बात करूं तो लैंगिक समानता जो सूचकांक है वो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रतिवर्ष लैंगिक समानता सूचकांक जारी किया जाता है। मित्रों, अगर लैंगिक समानता सूचकांक की इस वर्ष की बात करूं तो पहले स्थान पर इसमें आइसलैंड को रखा गया है। यहां पर सबसे कम, मतलब मैं कह सकता हूं कि लैंगिक असमानता रखी जाती है। इस देश को यह कहा जा सकता है कि यहां पर लैंगिक असमानता 0 के बराबर है। ठीक है, आइसलैंड सबसे अच्छा देश माना जाता है लैंगिक असमानता, समानता के आधार पर। दूसरा जो रैंक मानी जाती है, दी गई है, वो दी गई है फिनलैंड को। तो पहले नंबर पर है आइसलैंड, पहले नंबर पर कौन सा है? आइसलैंड। दूसरे नंबर पर कौन सा है? फिनलैंड। पहला नंबर आइसलैंड, दूसरा नंबर फिनलैंड। और भारत को जो स्थान दिया गया है इसमें, वो दिया गया है 129वां। कौन सा स्थान दिया गया भारत को? 129वां। मोटे मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि भारत की स्थिति इतनी ज्यादा ठीक नहीं है, और ये जाहिर सा भी है कि महिलाओं को इतने अवसर नहीं मिल पा रहे हैं पुरुषों की तुलना में भारत में। ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें, जैसे अभी एयरफोर्स की मैं बात करूं या मैं विभिन्न आर्मीज फोर्स की बात करूं, तो वहां पर बहुत चुनिंदा बटालियन ऐसी है जहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी है जहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। तो ऐसी स्थितियों में मतलब लैंगिक असमानता का ये मतलब दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति में भारत को 129वां स्थान दिया गया है रैंकिंग में वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में। अच्छा, पिछले वर्ष 127वां स्थान था। मतलब कह सकते हैं कि पिछले वर्ष का मतलब 2023 में, तो 2023 से 2024 में भारत ने 2 रैंक डाउन की है। मतलब है कि यहां पर लैंगिक समानता है वो थोड़ी सी बड़ी है, ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैं बात करूं लैंगिक समानता को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए, या ऐसा ये भेदभाव नहीं हो, इसके लिए विश्व स्तर पर लैंगिक समानता दिवस भी मनाया जाता है 26 अगस्त को। 26 अगस्त को प्रति वर्ष पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? लैंगिक समानता दिवस मनाया जाता है। भारत में विशेष रूप से, है ना, इसको स्थान दिया जा रहा है। अच्छा, भारत में लिंगानुपात की मैं बात करूं तो लिंगानुपात वर्तमान में कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 943। भारत में 943 वर्तमान में लिंगानुपात है। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? लिंगानुपात
का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। ये लिंगानुपात निकाला जाता है इस प्रकार से। तो कुल मिलाकर भारत में लिंगानुपात वर्तमान में कितना है? 943 भारत में लिंगानुपात। भारत में विश्व में जो लैंगिक समानता दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। 26 अगस्त को विश्व लैंगिक समानता जो सूचकांक, उसमें पहले स्थान पर किसको बताया मैंने? आइसलैंड को। दूसरे नंबर पे फिनलैंड को। भारत का स्थान कौन सा बताया? 129वां। चलिए अगले हम लोग सूचकांक की ओर बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन सूचकांक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। प्रेस, सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रेस की, मीडिया की। अगर मैं प्रेस की बात करूं तो एक देश में ये चौथा स्तंभ माना जाता है प्रेस। कोई देश कैसा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, इसमें प्रेस का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी कारण इसको चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रेस को। मित्रों, प्रेस स्वतंत्रता का मतलब क्या है? प्रेस स्वतंत्रता का मतलब है, देखो, किसी देश में अगर किसी पार्टी विशेष की सरकार है तो कहीं ना कहीं प्रेस का मतलब क्या है? प्रेस का मतलब है जन मुद्दों को उठाना। ऐसे मुद्दे जो लग रहा है कि यार ये जनता के लिए इनको उठाना, इनको लोगों के सामने दिखाना जनता के लिए लाभदायक होगा, परंतु काफी बार क्या होता है, राजनीतिक दबाव के चलते हुए प्रेस उन मुद्दों को नहीं उठा पाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रेस स्वतंत्र होते हुए भी वहां पर उसके ऊपर कहीं ना कहीं बंदिश लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस सूचकांक में ये देखेंगे कि ऐसे कौन से देश हैं जहां पर प्रेस को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता है और भारत में प्रेस की क्या स्थिति है। ठीक है, इसको हम इस सूचकांक के बारे में, सूचकांक के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, विश्व प्रेस सूचकांक, पहले तो बात आती है जारीकर्ता कौन है, तो ध्यान रखना रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ये जो संस्था है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ये संस्था प्रति वर्ष क्या करती है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करती है। अच्छा, इस वर्ष जो इसने रैंकिंग जारी करी है उसमें पहला स्थान मिला है नॉर्वे को। किसको मिला है? नॉर्वे को। देखो, ये जो कंट्रीज है ये बहुत छोटी छोटी कंट्रीज है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, क्षेत्रफल यहाँ का बहुत कम है, तो इस वजह से यहाँ पर कंट्रोल करना बहुत सरल और सहज है प्रशासन के लिए। इसलिए इनकी रैंकिंग बहुत गुणोत्तर रूप से वृद्धि में हर साल देखने को मिलती है। पहला जो देश मैंने बताया इसमें वो नॉर्वे है, और सेकंड जो पोजीशन मिली है वो मिली है डेनमार्क को। ध्यान रखना, जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें पहला स्थान किसको बताया मैंने? नॉर्वे को। दूसरा डेनमार्क को। पहले नंबर पर प्रेस स्वतंत्रता में नॉर्वे, और दूसरा है डेनमार्क। अच्छा, भारत का जो स्थान है वो दिया गया है इसमें 159, 159वां स्थान। जी हाँ, बहुत लचर प्रदर्शन है। अगर इस रैंकिंग के हिसाब से देखें तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में प्रेस की स्थिति क्या है। दिखने में तो मैंने कहा कि प्रेस को स्वतंत्रता है ना, बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी है भारत में, परंतु इस रैंकिंग के हिसाब से देख सकते हैं कि भारत में बोलने की आजादी कितनी है। ठीक है, तो यहां पर 159वां स्थान इसमें दिया गया है भारत को इस रैंकिंग में। 2023 में 161वां था। कुल मिलाकर यहां पर थोड़ा सा हमारे लिए सकारात्मक पहलू है कि 2 रैंकिंग हमने अच्छी अपनी बढ़ाई है। तो 161 से 159 हमने रैंक हासिल की है, मतलब थोड़ा सा गुणोत्तर क्या हुई है, अच्छा हुआ है हमारे यहाँ पर कि प्रेस को और अधिक स्वतंत्रता मिली है, स्वायत्ता मिली है। मित्रों, अगर मैं प्रेस की बात करूं तो यहां पर भारत में विश्व प्रेस जो दिवस है, विश्व जो प्रेस दिवस है वो प्रेस दिवस मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को विश्व प्रेस दिवस, ध्यान रखना। और मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है? प्रेस को और स्वायत्ताएं देना, लोगों को प्रेस के बारे में जागरूक करना। ठीक है, भारत में जो प्रेस दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर। भारत प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की हमने बात की है इस टॉपिक में। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के आधार पर भारत का जो स्थान रहा है वो 159, और पिछले साल 161वां स्थान था। पहले नंबर पर नॉर्वे को रखा गया, दूसरे नंबर पर डेनमार्क को रखा गया है। जारी कौन करता है इसको? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ये जो फर्म है ये इस सूचकांक को क्या करती है? जारी करती है। मित्रों, मैंने फिर एक बार आपको कह रहा हूं कि सूचकांक में आपको अभी जो मैं बता रहा हूं आरएएस प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, आरएएस प्रारंभिक परीक्षा में इस चीज
इसको आप लोग इस प्रकार से याद आपको रखना है। एक तो जारीकर्ता का नाम आपको याद रखना है, ये रैंकिंग में पहला और दूसरा तो जरूर याद रखना ही रखना है। साथ में भारत का जो वर्तमान में स्थान रहा है, इस साल जो रहा है इनका परफॉर्मेंस, वो आपको याद रखना है। और अगर लास्ट वाला भी याद रख सको तो बहुत अच्छी चीज है। ये इस आधार पर आपके यहां से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए टॉपिक बड़ा है ये, मैं इसका एक पार्ट और लेकर आऊंगा और आपकी मुझे अमूल्य सुझाव जरूर भेजिएगा कि आपको ये सारे टॉपिक को एक साथ पढ़ना जो ये अंदाज है कैसा लगा। ठीक है, सारे सूचकांकों को एक साथ हम लोग यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। एक सूचकांक और आप देखिएगा, वैश्विक भूख सूचकांक। जी हाँ, किसी भी देश के लिए एक बड़ी शर्म का विषय है ये। इसमें रैंकिंग खराब आना बहुत ही मतलब अपने आप में एक सोचने वाला विषय है। वैश्विक भूख सूचकांक, पहली बात तो मैं ये करता हूं कि भूख में शामिल किन चीजों को किया जाता है, इस सूचकांक को बनाया कैसे जाता है, तैयार कैसे किया जाता है, ये समझना पहले तो मित्रों इसमें एक तो उस देश में भोजन की अपर्याप्तता कि जो लोग वहां की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या को जो भोजन मिल रहा है, वो भोजन क्या वहां पर उत्पादित होने वाले अन्न के अनुपात में बराबर है या उत्पादन कम हो रहा है, मिल कम रहा है, लोग ज्यादा हैं, कुल मिलाकर भोजन की अपर्याप्तता, एक तो इस तथ्य को रखा जाता है। दूसरा, बच्चों में पोषण की कमी। जी हाँ, वहां के जो बालक हैं, जो नवजात बालक हो गए या जो भी 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं, उनमें पोषण की स्थिति क्या है, क्या वहां पर कुपोषण के शिकार लोग ज्यादा हैं या ठीक ठाक पोषण उनको मिल रहा है, इसको आधार रखा जाता है। तीसरा, वहां पर बाल मृत्यु, ये भी किसी देश के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई है, बाल मृत्यु, जो कि वहां के स्वास्थ्य सेवाओं की लचरता को प्रदर्शित करती है। तो बाल मृत्यु वहां की कितनी है, मतलब बालक जन्म के साथ ही कितने बालकों की मृत्यु हो जाती है। वैसे भारत के लिए ये अगर हम लोग जनगणना को देखें या आंकड़ों को देखें तो भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत वृद्धि हुई है। और वर्तमान में अगर हम लोग स्थिति देखें और अब लगभग आप 1970, 65, 80, 85 तक की बात देखें तो बहुत कमी इसमें आई है बाल मृत्यु दर में या शिशु मृत्यु दर में। तो इन तीन चीजों को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है वैश्विक भूख सूचकांक में। भूख का मतलब है कि वहां पर आवश्यकता, एक सूचक शब्द है ये कि वहां पर आवश्यकता कितनी है लोगों के पास कमी कितनी है, कमी का सूचक है भूख शब्द। ठीक है, तो इसको जो जारी करता है वो करता है वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प, ये एक संगठन है, ये गैर सरकारी संगठन है, एक वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प है। अगर मित्रों में बात करूं इसमें तो एक चीज और ध्यान रखना, वैश्विक भूख सूचकांक जो मैंने अभी पीछे वाले जो सूचकांक पढ़ा है, उन सूचकांकों में इन सूचकांक में एक अंतर है। उन सूचकांकों में किसी देश को अगर 0 से अगर ऊपर अंक मिल रहे हैं 2, 4, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 100 तक, तो मतलब उस देश की स्थिति ठीक मानी जाती है। परंतु इसमें थोड़ा उल्टा है, इसमें अगर किसी देश को 100 से जितना नीचा अंक मिलेगा, 100 से जितना नीचा अंक मिलेगा, मतलब है कि उस देश की स्थिति इतनी ही ठीक ठाक है। मतलब 0 के पास में रहना हर देश पसंद करेगा इसमें, उस देश की अच्छी स्थिति दिखाने के लिए। तो एक तो ये ध्यान रखना आप लोग इसमें। मित्रों अगर मैं बात करूं इस वर्ष 2024 में जो रैंकिंग मिली है, उस रैंकिंग की तो प्रथम जो स्थान इसमें आता है वो एक ऐसा देश है जिसका नाम ही बहुत कम लोग सुन पाते हैं, बेलारूस। बेलारूस जो कंट्री है वहां पर भूख या आवश्यकता है जिसको मैं कह सकता हूं वो बहुत कम देखी गई है। ठीक है, और जो बेलारूस है उसको प्रथम रैंक दिया गया है, दूसरा स्थान दिया गया है बोस्निया को। ठीक है, पहला स्थान दिया गया है बेलारूस को और दूसरा स्थान दिया गया है बोस्निया को। मित्रों अगर भारत की मैं बात करूं 2024 में तो भारत को 105वां स्थान मिला है। मतलब यहां पर आवश्यकता, यहां पर जो भूख की स्थितियां हैं, यहां पर जो पोषण की जो कमियां हैं, यहां पर जो है वो मतलब खाद्य की आपूर्ति बहुत कम है, ऐसी स्थिति के आधार पर भारत को 105वां स्थान यहां पर दिया गया है। ध्यान रखना 2023 में 111वीं रैंक थी, 2023 में 111वीं थी। इसका मतलब उत्तरोत्तर रूप से भारत इसमें सुधार कर रहा है, गुणोत्तर रूप से सुधार कर रहा है। 111वीं से एक वर्ष में 105वीं रैंक, मतलब 6 अंकों की वृद्धि काफी अच्छी मानी जाती है। देखो इनमें वृद्धि के बहुत सारे कारण भी है, हर वर्ष इसमें सुधार हो रहा है भारत में। मतलब पोषण में या भूख सूचकांक में भारत को 0 तक लाने में सरकार को बहुत सारी योजनाएं भी चलानी पड़ रही है। प्रयास किया जा रहा है कि लोगों तक अधिक से
से अधिक अनाज पहुंचे, जैसे बालकों तक अधिक से अधिक पोषण पहुंचे। सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील जो प्रोग्राम है ना, वो मिड डे मील प्रोग्राम और आंगनबाड़ियों में गर्भस्थ जो माताएं हैं उनको मिलने वाले फूड पैकेट्स, इसी सूचकांक की वजह से वो वितरण किए जा रहे हैं कि सूचकांक में भारत की स्थिति अच्छी हो, गुणोत्तर वृद्धि हो, इसमें कुल मिलाकर बालकों को अच्छा पोषण मिले और भोजन की जो अपर्याप्तता है उसको रोका जा सके। ठीक है, तो इस आधार पर यह सूचकांक तैयार किया जाता है, वैश्विक भूख सूचकांक। मित्रों, एक चीज और ध्यान रखना, इस वर्ष 2024 में जो भारत का अंक मिला है, भारत को जो स्कोर मिला है भूख सूचकांक में, वो मिला है 27.3। जी हाँ, 27.3 इसको मतलब अंक मिला है भारत को। अब देखिएगा आप लोग, 0 मतलब बहुत अच्छी स्थिति होना उस देश की, और भारत को मिला है 27.3 अंक। मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति में और हमें गुणोत्तर सुधार की आवश्यकता इसमें देखने को मिलती है। मित्रों, इस प्रकार से हम लोग ये पढ़ते हैं वैश्विक भूख सूचकांक, जिसमें बेलारूस को पहला स्थान मिला और भारत को 105वां स्थान मिला है। मित्रों, मैंने बताया कि सूचकांक एक बड़ा टॉपिक है, इसका मैं एक दूसरा पार्ट भी लेकर आऊंगा जल्द ही। पार्ट 2 में हम लोग मिलते हैं जल्द। सूचकांक यहां तक जितने मैंने पढ़ाए सूचकांक, इन सूचकांक को एक साथ आप तैयार कर लीजिएगा, और मैं वादा करता हूं पुनः आपसे करंट अफेयर्स के इस टॉपिक को, जो मैंने नई सीरीज शुरू करा हूं करंट अफेयर्स की, इस सीरीज में हम लोग प्रयास करेंगे 20+ प्रश्न हमारे ठीक हो और एकदम हम लोग सटीक जवाब दे सके। मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। धन्यवाद।